ये कहानी है एक प्रोफेशनल चोरों की टीम की जो करोड़ों रुपए का सोना चुरा लेते हैं। इस टीम का लीडर इतना खतरनाक मास्टरमाइंड चोर है कि आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया। लेकिन यह सोना उनके पास ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि उनसे भी वह सोना चुरा लिया जाता है। अब यह चोरी एक बदले में बदल जाती है और इन चोरों का एक ही मकसद रह जाता है, उस सोने को वापस चुराना। लेकिन इस चोरी को अंजाम देते हुए वे अपने ग्रुप के लीडर को खो देते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन ब्रिजर है। वह एक बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल चोर है जो दुनिया की किसी भी तिजोरी को खोल सकता है। जॉन अभी अभी जेल से बाहर आया है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम स्टेला है। जॉन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और स्टेला भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। जॉन उससे कहता है कि वह उसे एक गिफ्ट भेजना चाहता है, लेकिन स्टेला उस पर तुरंत भरोसा नहीं करती और उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास बिल है? क्योंकि जॉन का चोरी करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इसके बाद हमें जॉन की पूरी टीम दिखाई जाती है। सबसे पहले है चार्ली, जो इस टीम का सबसे तेज दिमाग वाला चोर है और जॉन को अपने पिता समान मानता है। दूसरा है नेपस्टर, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है और किसी भी बिल्डिंग को स्कैन करके उसके हर कोने की जानकारी निकाल सकता है। तीसरा है हैंडसम रॉब, जो एक एक्सपर्ट कार ड्राइवर है। चौथा है लेफ्ट ईयर, जो धमाकों का मास्टर है और कितनी भी मजबूत बिल्डिंग क्यों न हो उसे सिर्फ 10 सेकंड में उड़ा सकता है। और पांचवा है स्टीव, जो इस पूरे प्लान को लीड करने वाला है और चोरी को अंजाम देगा। अब इन चोरों का टारगेट एक ऐसी तिजोरी है जिसमें $35 मिलियन का सोना रखा हुआ है। ये तिजोरी समुद्र किनारे बने एक घर के अंदर है जहाँ कई खतरनाक गैंगस्टर मौजूद हैं। स्टीव चुपके से उस घर के नीचे वाले फ्लोर तक पहुँच जाता है, जबकि बाकी पांचों टीम मेंबर नाव से उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही देर में वे घर के साइड वाले एक टनल तक पहुँच जाते हैं। इस टनल के ठीक ऊपर स्टीव होता है और स्टीव के ऊपर वे गैंगस्टर होते हैं जिनके पास सोना है। तभी टीम का कंप्यूटर एक्सपर्ट पूरी बिल्डिंग को स्कैन करता है और उसे पता चल जाता है कि सोने की तिजोरी कहाँ रखी गई है। वह तुरंत सारी जानकारी स्टीव को दे देता है और स्टीव उस जगह को मार्क कर देता है जहां सोना रखा हुआ है। प्लान के मुताबिक टीम तिजोरी के नीचे बम सेट करती है और धमाका होते ही तिजोरी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद टीम तुरंत उस पर कब्जा कर लेती है। और गैंगस्टर बाहर आकर देखते हैं कि उनका सोना उनकी आंखों के सामने दो चोर लेकर भाग रहे हैं। बोट में दो ही चोर होते हैं, एक तो उनका ड्राइवर हैंडसम रॉब और एक उसका दोस्त नेपस्टर। ये दोनों बहुत स्पीड में वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका पीछा वो गैंगस्टर कर रहे हैं जिनका इन्होंने सोना चुराया था। लेकिन उनको पता नहीं था कि चार्ली का प्लान कुछ और ही था। असल में जो तिजोरी रॉब नाव में लेकर जा रहा था वो बिल्कुल खाली थी, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ और तिजोरी नीचे गिरी थी वो सीधा पानी के अंदर गिरी थी। असली तिजोरी को बाकी चोर अपने कब्जे में ले लेते हैं और जॉन सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। इन चोरों के पास सिर्फ 7 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि बाद में पूरे शहर की पुलिस यहाँ आ जाएगी। लेकिन जॉन के लिए टाइम बहुत था, वो तिजोरी को 2 मिनट में ही खोल देता। तिजोरी के अंदर बहुत सारा सोना था। ये चोर सारा सोना अपने बैग्स में भर लेते हैं और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। लेकिन तब तक चारों चोर वहाँ से निकल जाते हैं और उधर नेपस्टर और रॉब भी वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह ये सोना चुरा तो लेते हैं, लेकिन अब इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकते। डकैती सफल होने के बाद पूरी टीम एक बर्फ से ढके पहाड़ पर मिलती है। वहाँ जॉन चार्ली की परफेक्ट प्लानिंग की तारीफ करता है। सब लोग खुश होते हैं और बात करते हैं कि अपने हिस्से का पैसा कैसे खर्च करेंगे। माहौल हल्का और मजेदार हो जाता है और सब हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब वे पुल पार कर रहे होते हैं तभी स्टीव के लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। स्टीव हैंडसम रॉब पर बंदूक तान देता है और उससे स्टीयरिंग छोड़ने को कहता है। स्टीव के आदमी बस से गोल्ड उतारना शुरू कर देते हैं। तभी स्टीव अपनी बंदूक जॉन पर तान देता है, जो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन उसे याद दिलाता है कि वे उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन स्टीव बिना देर किए जॉन को गोली मार देता है। जॉन आखिरी कोशिश में गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बस पुल से नीचे गिरकर ठंडी बर्फीली नदी में जा गिरती है। स्टीव लगातार गोली चलाता रहता है ताकि यह पक्का हो जाए कि कोई बचा ना हो। चोरों में से कोई बाहर नहीं आता। वो कार के अंदर ही बैठकर ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब स्टीव को लगता है सब मर गए हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सब चोर किसी तरह नदी किनारे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ चार्ली अपने गुरु जॉन की मौत से टूट जाता है और गहरे दुख में चला जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीता है और उस बात को पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन चार्ली और उसके साथी उस बदले को आज तक नहीं भूले थे। उधर स्टेला पुलिस के लिए लॉक तोड़ने का काम कर रही होती है। वह अभी अभी अपना काम पूरा करती है और उसकी स्किल की खूब तारीफ होती है। अपने ऑफिस लौटने पर उसकी मुलाकात चार्ली क्रोअर से होती है। चार्ली उसे बताता है कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है और वह चुराया हुआ गोल्ड वापस लेना चाहता है। चार्ली बताता है कि स्टीव ने एक खास तरीके की तिजोरी बनवाई है जिसका लॉक सिर्फ तुम खोल सकती हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन स्टेला चार्ली की बात सुनकर उसका ऑफर ठुकरा देती है। वो कहती है, तुम लोगों की वजह से ही मेरे पिता की मौत हुई थी। स्टेला साफ कहती है कि वह अपने पिता की तरह चोर नहीं है। तब चार्ली उससे कहता है कि जॉन को मैं अपना पिता मानता था और मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस स्टीव से बदला चाहिए जिसने सोने के लिए मुझसे जॉन को छीन लिया था। इतना कहकर चार्ली वहाँ से चला जाता
जाता है। लेकिन उसी रात स्टेला का मन बदल जाता है। वह चार्ली को फोन करती है और कहती है कि वह स्टीव के चेहरे का वह एक्सप्रेशन देखना चाहती है जब वे गोल्ड वापस चुरा लेंगे। आखिरकार वह टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देती है। अगली सुबह चार्ली स्टेला का टीम से इंट्रोडक्शन कराता है और हर मेंबर को उनकी नई पहचान बताता है। अब ये सब के सब लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। अब चार्ली और उसका दोस्त नेपस्टर स्टीव के घर के पास पहुंच जाते हैं। नेपस्टर कंप्यूटर हैकिंग में इतना एक्सपर्ट है कि वो चार्ली को स्टीव के घर की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो चार्ली को बताता है कि यहाँ कार्सन सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है जिसको आज तक कोई हैकर तो डीएच नहीं पाया है। नेपस्टर बताता है कि कार्सन कंपनी हर साल एक कॉन्टेस्ट रखती है और जो भी उस कॉन्टेस्ट में इनके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक कर देता है उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आज तक कोई भी उस कॉन्टेस्ट में जीत नहीं पाया। अब सीन कट होता है और हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो इतने घर में बस अकेला रहता है और उसके घर में कोई नौकर भी नहीं है। वो ज्यादातर टीवी देखता रहता है। अब इन चोरों के पास सिर्फ एक रास्ता है, इन्हें किसी भी तरह स्टीव के घर के अंदर घुसना होगा ताकि वो ब्लूप्रिंट बना सके और उन्हें पता चल सके कि आखिर तिजोरी छुपाई कहाँ है। और इस काम के लिए वो स्टेला को चुनते हैं क्योंकि उसके अलावा इस काम को करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि स्टीव अभी तक उन सबको जानता है। हालांकि स्टीव को लगता है वो मर चुके हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई स्टीव के सामने गया तो वो इन्हें पहचान लेगा। अब ये स्टीव के घर का केबल कनेक्शन काट देते हैं और जब स्टीव केबल कनेक्शन कंपनी से कांटेक्ट करता है, लेकिन रॉब रिपेयर करने वाली महिला को मना लेता है और स्टेला उसकी जगह घुस जाती है। स्टेला की शर्ट में कैमरा होता है जिससे वो पूरे घर की वीडियो बना लेती है। अब वो सब चोर देखते हैं कि स्टीव ने उनके सारे सपने चुरा लिए होते हैं, जैसा उसने कहा था कि मैं तुम सबके सपने चुराना चाहता हूँ। वो देखते हैं यहाँ पर वही गाड़ियाँ होती है जिनमें से एक का सपना था और वो म्यूजिक सिस्टम भी होता है। ये सब देखने के बाद सब चोरों को बहुत गुस्सा आता है। उधर स्टेला अपना काम करती है और केबल कनेक्शन को सही कर देती है। बाद में स्टीव उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और स्टेला को डिनर के लिए पूछता है। स्टेला उसके साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि वो उसके पिता का खूनी था, लेकिन स्टीव को घर से बाहर निकालने का ये एक ही रास्ता था, इसलिए स्टेला मान जाती है और अब स्टेला वहाँ से निकल जाती है। जब वो कार के अंदर आकर बैठ जाती है तब चार्ली उससे कहता है, तुम्हें उसके साथ डिनर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बस उसे थोड़ा सा लेट करवा देना और बाद में जाने के लिए मना कर देना। इतने टाइम में तो हम यहाँ अपना काम पूरा कर लेंगे। अब सब चोर घर पर आकर स्टीव के घर के मैप को ध्यान से देखते हैं और नेपस्टर सबको बताता है कि सोने वाली तिजोरी और घर के मैन गेट के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इतनी दूर सोने को लाने के लिए हमें अंदर भी कार की जरूरत होगी और कार भी ऐसी होनी चाहिए जिनकी लंबाई 6 फीट से कम हो। अब चोर इसी तरह की गाड़ियां चला के देखते हैं और उनमें लोहे की छोटी छोटी रिंग रखकर भी आजमाते हैं। वो स्टीव के घर के रास्ते को देखकर गाड़ियां चलाते हैं। पूरी टेस्टिंग होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें 3 गाड़ियों की जरूरत होगी और रॉब बताता है कि हमें इन गाड़ियों को मॉडिफाई करवानी होगी ताकि ये और मजबूत हो सके। इसलिए रॉब एक आदमी को लेकर आता है और बताता है कि ये आदमी जैसा हम बोलेंगे वैसी गाड़ी बना के दे देगा। वो आदमी आते ही अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इनकी टीम का हैकर पूरे शहर के सिग्नल सिस्टम को अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेता है। अब नेपस्टर किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकता है और अपने हिसाब से सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है और नेपस्टर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्टीव के घर और स्टेशन के बीच बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और वो नहीं चाहता कि उनका 1 मिनट भी फालतू में खराब हो। चार्ली लायल की स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ईयर अपने एक्सप्लोसिव स्किल पर काम कर रहा होता है। जब रिंच अपना काम खत्म कर देता है तब सब लोग कारों को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं। अब कार पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर हो चुकी होती है जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उधर स्टीव यावोन से मिलने जाता है ताकि गोल्ड बार के बदले कैश ले सके। बातचीत के दौरान यावोन वेनिस में हुई गोल्ड चोरी का जिक्र करता है। यह सुनकर स्टीव का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है और वह गुस्से से भर जाता है। वह यावोन से पूछता है कि उसने इस गोल्ड के बारे में किसे बताया है। जब यावोन कहता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो स्टीव उसे गुस्से में उसकी डेस्क पर जोर से धक्का देता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ ही मिनट बाद यावोन का कजिन मशका अंदर आता है जो यूक्रेनियन माफिया का लीडर होता है। अपने कजिन को मरा हुआ देखकर वह हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि मामला बड़ा है। इसके बाद चार्ली लेफ्ट ईयर को एक्सप्लोसिव मटेरियल खरीदने के लिए ले जाता है। रास्ते में वे स्किनी पीट नाम के एक हथियार डीलर से मिलते हैं। चार्ली लेफ्ट ईयर को मना करता है कि वह स्किनी पीट को घूरे नहीं, लेकिन जैसे ही वे उसके सामने पहुंचते हैं लेफ्ट ईयर घबरा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी उन्हें एहसास होता है कि वह असली स्किनी पीट नहीं है। वह वेनिस के गोल्ड बार का जिक्र करता है, लेकिन चार्ली साफ कह देता है कि वे इस बारे में बात करने नहीं आए हैं। आखिरकार वे उससे एक्सप्लोसिव डिवाइस लेने के लिए राजी हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान यूक्रेनियन माफिया जो पहले से यावोन के किलर को ढूंढ रहा था, यावोन के एक कर्मचारी को पकड़कर पूछताछ करता है। डर के मारे वह कर्मचारी बता देता है कि लंबे काले बाल और बड़े टैटू वाला एक आदमी गोल्ड बार के बारे में पूछ रहा था। यह सुनते ही
माफिया लीडर अपनी टीम को तुरंत स्किनी पीट के पास भेजने का आदेश देता है। वहाँ पहुंचकर वे स्किनी पीट से गोल्ड और यावोन की मौत के बारे में पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ चार्ली और उसकी टीम अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने और अगला कदम उठाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई होती है। लायल लगातार स्टीव की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। आखिरकार एक दिन स्टीव अपनी कार लेकर स्टेला से मिलने निकलता है। जैसे ही चार्ली को यह पता चलता है, वह जल्दी से प्लान चेक करता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि स्टीव के पड़ोसी के घर पार्टी चल रही है। इसका मतलब था कि वे विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि धमाके से सबको पता चल सकता था। अब चार्ली के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। मजबूरी में उन्हें अपनी योजना कैंसिल करनी पड़ती है। अब स्टेला के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे अपनी डेट के लिए रेस्टोरेंट में स्टीव से मिलना पड़ता है। रेस्टोरेंट में स्टीव उसकी खूब तारीफ करता है, उसके काम की भी और उसकी खूबसूरती की भी। बातचीत के दौरान वह स्टेला को अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला साफ मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन स्टीव को स्टेला के साथ गुलू गुलू करना था। फिर स्टीव अचानक उसके भरोसे पर सवाल उठाता है। इस पर स्टेला शांत होकर जवाब देती है, मैं सब पर भरोसा करती हूँ, लेकिन उनके अंदर का शैतान उन पर भरोसा नहीं करता। ये वही लाइन थी जो उसके पिता अक्सर कहा करते थे। ये सुनकर स्टीव थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि वह किसी ऐसे आदमी को जानता था जो यही बात कहता था। तभी स्टीव अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लेता है और स्टेला से पूछता है कि सच सच बता, तेरे साथ और कौन है। उसी वक्त चार्ली और पूरी टीम रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। स्टीव उन सबको देखकर हैरान हो जाता है और सब समझ आ जाता है कि ये सब इनकी प्लानिंग थी, और वो उनको बोलता है कि तुम मेरा सोना कभी नहीं चुरा सकते। स्टीव चोरों को ये भी बताता है कि मेरे घर के बाहर सिर्फ गार्ड है, लेकिन अंदर बहुत सारे गार्ड हैं। और वो कहता है कि मुझे ये भी पता है तुमने मेरा सिस्टम हैक किया है, लेकिन मैं अब उसकी सारी सेटिंग चेंज कर दूंगा, और मेरे पास वैसे भी अब सोना बहुत काम बचा है, और बाकी जो भी बचा है उसे भी जल्दी ही बेच दूंगा। स्टीव स्टेला के पिता की मौत को लेकर ताना मारता है, जिससे स्टेला गुस्से में उससे भिड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब उसे रोक लेता है। स्टीव फिर घमंड में अपने सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी तिजोरी को तोड़ना टीम के लिए नामुमकिन है। तभी चार्ली गुस्से स्टीव के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है, जिसके कारण स्टीव जमीन पर गिर जाता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीम अपने ठिकाने पर लौट आती है। वहाँ चार्ली स्टेला को शांत करता है और उसे दिलासा देता है। वह समझाता है कि स्टीव को देखकर उसके अंदर जो दर्द और गुस्सा जागा वह नॉर्मल है। इसी बीच नेपस्टर एक बड़ी खबर देता है कि स्टीव गोल्ड को मेक्सिको ले जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर टीम निराश हो जाती है, लेकिन चार्ली इसे एक मौका मानता है। उसे यकीन होता है कि वे तिजोरी को जाने से पहले रोक सकते हैं। नेपस्टर लायल उन्हें बताता है कि स्टीव गोल्ड ले जाने के लिए सिक्योर ट्रक और एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला है। तभी चार्ली को स्किनी पीट का फोन आता है, जो उससे यौन की हत्या के बारे में पूछता है। चार्ली किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर देता है, लेकिन उससे एक मदद मांगता है। इसके बाद चार्ली और रॉब एक ट्रक शॉप पर जाते हैं, जहां वे अपनी डकैती के लिए एक ट्रक खरीदते हैं। नए ट्रक को चेक करते हुए चार्ली रेंज को फोन करता है और उसकी मदद मांगता है। रेंज फिर से टीम में शामिल होने की इच्छा जताता है और चार्ली उसे वापस शामिल कर लेता है। बाद में चार्ली और लेफ्ट ईयर मिलकर पुल के नीचे विस्फोटक लगाते हैं। उनकी प्लानिंग होती है कि सोने से भरे ट्रक का रास्ता बदल दिया जाए। दूसरी तरफ टीम लगातार देख रही होती है कि स्टीव गोल्ड को कैसे ले जाएगा। उन्हें पता चलता है कि स्टीव ने शायद धोखा देने के लिए 3 सिक्योर ट्रकों का इंतजाम किया है, लेकिन चार्ली पहले ही यह समझ चुका होता है। वह कहता है कि असली ट्रक वही होगा जिसे हेलीकॉप्टर प्रोटेक्ट करेगा। अपने शक को पक्का करने के लिए वह लायल को निगरानी करने का आदेश देता है और टीम अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। लायल तीनों ट्रकों के टायर चेक करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा ट्रक ज्यादा भारी है। अपने एनालिसिस के बाद वह ट्रक नंबर 128 को पहचान लेता है, जिसमें असली गोल्ड जा रहा होता है। जैसे ही तीनों ट्रक एक चौराहे पर पहुंचते हैं, वे अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लायल ट्रैफिक कैमरों से उन पर नजर रखता है और उसी रास्ते पर बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देता है, जहां से ट्रक 128 को गुजरना था। उधर स्टीव अपने हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहा होता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपने पायलट को रास्ता बदलने का ऑर्डर देता है, लेकिन लायल ट्रैफिक लाइट को हैक करके ट्रक 128 को फिर से उसी रास्ते पर मोड़ देता है, जहां टीम उसका इंतजार कर रही होती है। अब शुरू होता है तेज स्पीड चेज। टीम ट्रक का पीछा करती है और भीड़-भाड़ वाली सड़क, सीढ़ियों और एक ट्रेन स्टेशन से होते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। हालात मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। सही समय पर लायल एक बटन दबाकर ट्रेन को रोक देता है ताकि टीम आराम से गुजर सके। आखिरकार वे पुल के नीचे पहुंच जाते हैं और रेंज के सिग्नल का इंतजार करते हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है, लेफ्ट ईयर विस्फोट कर देता है, जिससे सड़क टूट जाती है और ट्रक सीधे गड्ढे में गिर जाता है। रेंज तुरंत एक्शन लेकर गड्ढे को छुपा देता है ताकि किसी को शक न हो। उधर स्टीव एक बटन
दबाकर अपने आदमियों को ट्रक ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसी बीच टीम ट्रक तक पहुंचती है, लेकिन अंदर की तिजोरी देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि स्टीव ने तिजोरी चेंज कर दी होती है। चार्ली तुरंत स्टेला से पूछता है कि क्या वह इसे खोल सकती है। स्टेला बताती है कि यह नया मॉडल है और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्टेला ने जिस तिजोरी को खोलने की थी उसको स्टीव ने यहाँ रखा ही नहीं। स्टेला चार्ली को कहती है कि जब वो रेस्टोरेंट में मिले तब शायद स्टीव को शक हो गया हम पर और इसलिए उसने कहा था तुम मेरी तिजोरी कभी नहीं खोल सकते। फिर भी वह ड्रिल से तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन काम बहुत कठिन लगने लगता है। तब वह जल्दबाजी छोड़कर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे काम करती है और वो बताती है कि इसके अंदर एक शील्ड लगी हुई है, अगर वो टूट गई तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार स्टेलो तिजोरी को खोल देती है। टीम खुश हो जाती है और गोल्ड को मिनी कूपर में शिफ्ट करना शुरू कर देती है। लायल भी गोल्ड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अब टीम उस टर्नल से भाग निकलती है, लेकिन स्टीव के आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सुरंग के अंदर तेज छेद शुरू हो जाती है और स्टीव के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। हालात खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन टीम किसी तरह उन्हें चकमा देकर हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी स्टीव अपने हेलीकॉप्टर से उन्हें देख लेता है और खुले मैदान से उनका पीछा जारी रखता है। कुछ देर बाद वे फिर सड़क पर आ जाते हैं। अब चार्ली फैसला करता है कि वह अलग रास्ता लेगा, लेकिन स्टीव उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार कुछ समय बाद स्टीव और चार्ली आमने सामने आ जाते हैं। चार्ली किसी तरह हेलीकॉप्टर के ब्लेड से बाल बाल बच जाता है। स्टीव हेलीकॉप्टर से कूदकर बाहर आता है और एक अजनबी से कार छीनकर चार्ली का पीछा करने लगता है। आगे जाकर चार्ली अपनी टीम से फिर मिल जाता है और सब लोग जल्दी जल्दी मिनी कूपर कारों को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाकर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन स्टीव उनका पीछा करता रहता है और वह देख लेता है कि टीम ट्रेन के डिब्बे से निकल रही है। तभी वह रेंच के पास जाता है, उसे एक मजदूर समझकर, और अंदर जाने देने के बदले $5000 देने की बात करता है। ये आदमी वही है जिसको रॉब ने चार्ली से मिलवाया था और इसने ही चार्ली के लिए सब कारों को मॉडिफाई किया था। स्टीव पहले ही मिनी कूपर के लिए आधे पैसे रेंच को दे चुका होता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है। रेंच पैसे ले लेता है और ट्रेन का डिब्बा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही स्टीव चौंक जाता है क्योंकि अंदर चार्ली खड़ा होता है। चार्ली स्टीव की चालाकी की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था, एक की जगह तुमने 3 ट्रक लगाए, लेकिन साफ कह देता है कि अब सारा गोल्ड उसके पास है और स्टीव के पास कुछ भी नहीं बचा। स्टीव गुस्से में बंदूक निकालता है और चार्ली पर तान देता है और कहता है मेरा सारा सोना वापस करो, नहीं तो तुम भी जॉन की तरह मारे जाओगे। लेकिन तभी यूक्रेनी माफिया वहां पहुंच जाता है। स्टीव उन लोगों को पहचान नहीं पाता और पूछता है कि वे कौन हैं। माफिया लीडर खुद को यान का कजिन बताता है। यह सुनते ही स्टीव समझ जाता है कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है क्योंकि स्टीव ने यान को मार दिया था। वह तुरंत यान की मौत में अपनी गलती से इनकार करता है और कहता है कि यान पहले ही मर चुका था। वह माफिया से बात करके मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली पहले ही उनसे डील कर चुका होता है। तभी चार्ली यान के कजिन को एक सोने से भरा हुआ बैग देता है। उसी समय स्टेला मौका देखकर स्टीव को जोरदार घूंसा मारती है। माफिया के लोग स्टीव को अपने साथ ले जाते हैं। स्टेला अपने पिता की मौत का बदला लेकर बहुत खुश होती है और खुशी में चार्ली को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ स्टीव माफिया लीडर से लगातार माफी मांगता रहता है और चार्ली के ऑफर से 2 गुना देने की बात करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर में चार्ली और उसकी टीम अपनी जीत सेलिब्रेट करती है। सब लोग खुश होते हैं और ट्रेन में बैठकर अपनी नई यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बहुत सालों पहले स्टेनले के पिता जॉन ने चार्ली से कहा था, चोर 2 तरीके के होते हैं, एक चोर ऐसा होता है जो जीने के लिए चोरी करता है और एक चोर चोरी के लिए जीता है। जॉन ने कहा था कि दूसरे तरीके वाले चोरों जैसा कभी मत बनना, और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।